डाटा प्रोटेक्शन में सेक्शन 22/2 में तो लिखा है, उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट है, वो 2022 में 23 में एक्ट हुआ है, और ये 2005 का एक्ट है, तो ये पुराना है, ये नया है, वो नहीं होगा तुम्हारे खाली। एक्चुअली अभी हालत इतना थर्ड क्लास है आरटीआई एक्ट में, सीआईसी में जाने से तो पता चलता है, कुछ नहीं मिलता है। थोड़ा सा मीटिंग चल रही ना ये जो इस एक्ट है बार। ये केवल डिजिटल हेलो, डेटा पे लागू होगा, सिर्फ डिजिटल डेटा पे लागू होगा, बाकी किसी भी चीज पर तो लागू नहीं होता। हाँ तो इसमें लागू नहीं केवल होगा। डिजिटल डेटा पर के लिए ही ये कानून है। तो यदि डेटा डिजिटल नहीं है और हार्ड कॉपी फॉर्म में है तो वहां पर ये डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये किसी भी तरह से आरटीआई को अफेक्ट नहीं करता है। नहीं तो नहीं कहाँ नहीं लिखा है, सुनिए, कहाँ लिखा पर्सनल है, है या नहीं है, कहाँ लिखा है, यहाँ कहाँ लिखा है? वीरेंद्र जी, अरे ये मैं बता वीरेंद्र रहा हूँ। ये देखिए 29 रुकिए एक में रुकिए। लिखा है, आज 29 एक में लिखा है, हाँ ये दिखाइए, किसी भी थोड़ा कानून को दिखाइए। रिपील हाँ नहीं कर रहा है। 29 एक में देखिए, देखेंगे द प्रोविजंस दिस। ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन डिरोगेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। आप ऐसा अर्थघटन नहीं कर सकते कि इससे दूसरे किसी अच्छा कानून का कोई भी हिस्सा बेकार हो जाए। अच्छा, ठीक है ना? सेक्शन 2 पढ़िए, तो उसका सब सेक्शन 2 पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, वो यदि कॉन्फ्लिक्ट हो तो हाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट तो इसका हो ओवरराइड रहा है, नहीं। हम तो वही ये तो बात। ये लिखा होता है तो भी ये कोर्ट यही ये इंटरप्रेट करेंगे, बात पहले क्योंकि जो कानून बाद में बनता है उसका ओवरराइडिंग इफेक्ट हमेशा लिख, ही होता है। हाँ हमें से हो रहा, तो मेरा तो यदि आरटीआई गया, तब आरटीआई 28 एक्ट तो गया, साल उसका तो 12 बज गया है सेक्शन ये सब बताइए, सेक्शन 2 में। अरे ये बताइए कि आरटीआई एक्ट में ही आजकल बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिजिटली उपलब्ध हो रही हैं, हमें वेब पोर्टल पर मिलती हैं, तो वो जानकारियां हमें नहीं मिलेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि नहीं मिलेगा, हाँ वही बात है। डिजिटली ही आप बात करिए ना, तो जो डिजिटल शेयरिंग हो रही है वो नहीं होगी, नहीं मनरेगा नहीं, से वो बात नहीं है, पूरे के वो बात पूरे नहीं है। मास्टर रोल हट वो जाएंगे नहीं नहीं, एप्लीकेशन करके। ये आप उल्टा बता रहे हैं। मैं इसमें आप समझिए कि ये ऑलरेडी वो डेटा शेयर करते हुए तो कंसेंट दे रहा है, तभी वो अपनी डेटा दे रहा है। तो इसमें आपको सेक्शन 11 की जो प्रक्रिया है उससे नहीं गुजरना पड़ेगा, और मैं नहीं इंस्टेंटली आपको नहीं, इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिल जाएगी। सुनिए, मैं वीरेंद्र सेक्शन जी एक 41 एक भी, आरटीआई को ऑनलाइन करने का प्रयास है ये। इसमें एक आरटीआई आपको एक ऑनलाइन तुरंत मिल जाएगी बिना सेक्शन 11 की प्रक्रिया के। नहीं नहीं नहीं, सुनिए, वो तो ठीक है, क्या मिल जाएगी, वो तो अच्छी बात है, ये ऐसा राम राज्य आ जाए तो मुझे खुशी होगी। हालांकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, जिस तरह से अमेंडमेंट हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि कंसेंट की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने मनरेगा का पोर्टल एक सिंपल सी बेसिक चीज से चालू करते हैं। हम मनरेगा के पोर्टल पर जा करके इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना, वहां पर मास्टर रोल और ये पर्सनल जानकारी रहती है। यदि कोई लेबर ये कह दे कि मैं अपनी जानकारी मनरेगा में मैं अपना नाम नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है ना, उसने आपत्ति कर दी है कि डिजिटली डीपीडीपी 2022 के तहत ये बैन है और मेरा भी इसमें प्राइवेसी हैम्पर हो रहा है, और ये मैं नहीं चाहता कि मेरा जो डेटा है इसमें वेब पोर्टल पर साझा किया जाए, तो सरकार को तो वो हटाना पड़ेगा कि नहीं? ऐसा नहीं, उसमें ऐसा है, सरकार जो भी बेनिफिट देना है, सरकार यदि कोई ऐसा इस तरह का कोई नोटिफिकेशन लाती है कि आप ऑनलाइन वो देंगे, जैसे अभी इनकम टैक्स का उन्होंने कर दिया है कि इनकम टैक्स यदि ऑनलाइन आप कर रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर आपका है, तो ऑनलाइन ही सफिशिएंट कॉम्प्लायंस, और आपको इवन सीपीसी बैंगलोर को भी वो भेजने की जरूरत नहीं है, और वो इनकम टैक्स रिटर्न को वैलिड मान लिया जाता है। तो उसी तरह से जब कोई करेगा तो पहले केवल उसको एक नोटिस आएगा। ये नोटिस सभी जो संविधान की अनुसूची के 8वीं अनुसूची में जो भारतीय भाषाओं में रहेगा, केवल इंग्लिश में सफिशिएंट नहीं रहेगा। तो भारतीय भाषाओं में नोटिस रहेगा कि आप जो भी दे रहे हो वो शेयर हो रहा है। वो पहले उसकी एडवांस कंसेंट ले ली जाएगी, और लेने के बाद ये नहीं है कि वो अवेलेबल नहीं रहेगा, वेबसाइट पर वो डेटा अवेलेबल रहेगा और वो पब्लिक भी रहेगा। ये नहीं कि केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा वो लेकिन उसको बता दिया जाएगा पहले कि भाई ये हम डेटा को पब्लिक करने जा रहे हैं और सबको एक्सेसिबल रहेगा, ये पहले से उसको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और तभी वो वेबसाइट पर शेयर कर पाएगा। तो ये इस तरह का प्रावधान इसमें है। इसलिए आप अच्छा जैसा इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो वैसा इसमें नहीं है। इसलिए ऑनलाइन करने का प्रयास है कि इसमें सेक्शन 11 की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। नहीं ठीक है सर, तो जो सेक्शन 41 बी आरटीआई एक्ट सेक्शन 41 बी में जो बताया जाए सुओमोटो डिस्क्लोजर, तो सुओमोटो डिस्क्लोजर अगर जब हो जाएगा, मान लीजिए कोई डिपार्टमेंट सुओमोटो डिस्क्लोजर कर रहा, उसमें से अगर कोई डाटा लेके हम फ्यूचर में कोई काम करें तो अभी तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए उसमें है जो ना? डेटा यदि आप दे रहे हैं, अभी इवन कोर्ट में भी आप देखिए, कानून में कोई भी चीज आप कैसे लाए, इसमें कोर्ट नहीं जाता है। आप चोरी करके लाओ, चाहे आप रिश्वत देकर डेटा खरीदो, कोर्ट इसमें नहीं आता। कोर्ट बोलता है डेटा सही है कि नहीं, ये तो कानून से कोर्ट में पहले से ही है। आप देखिए जो राफेल वाला केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि डेटा किस तरह से लाया गया इससे हमको कोई मतलब नहीं है, डेटा सही है कि गलत है ये आप देखिए। तो आप यदि कोट कर रहे हैं सही डेटा यदि है, जैसे इसमें भी आप देखिए पब्लिक इंटरेस्ट वाली बात है। पब्लिक इंटरेस्ट में यदि डेटा आपका सही है तो आपको होस्ट करने के लिए या वेबसाइट पर पोस्ट करने के लिए आपको उसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये किसी भी तरह से क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता है, नहीं बनेगा। तो ट्रूथ इज अ डिफेंस, जो पहले डिफेमेशन एक्ट में डिफेमेशन में नहीं था, जो 499 देखिए,
499 में कोई चीज सत्य है वो डिफेंस 499 पे विदाउट एक्सेप्शन आप देखिए आईपीसी आईपीसी सुनिए वीरेंद्र जी, 81J पर ही आ जाइए, उसमें फिर क्यों हटा दिया है कि पीआई और ये मानता मेरे है ख्याल से वो काफी चीजें वो रिडंडेंट कई चीजें रिडंडेंट भी हो गई थी उसमें, क्योंकि इसमें कई चीजें रिडंडेंट भी हो गई थी इसमें, और इसमें जो थर्ड पार्टी वाला है वो वर्ड ऐड करना चाहिए, उस बात से मैं एग्री होता हूँ, लेकिन ये पूरी तरह से अब देखिए, जो यदि हम पार्लियामेंट की असेंबली की भी बात करें, जो दूसरा प्रोविजो है इसका, दूसरा परंतुक है 81J का, कि प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी डिनाइड टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें भी हाईकोर्ट के अलग अलग निर्णय है, और 13 अलग अलग निर्णय है हाईकोर्ट के। कोई इसको 81 का परंतुक मानता है, कोई इसको 81J का परंतुक मानता है, और सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में कोई भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो ये भी एक तरह का रिडंडेंट प्रोविजन है या निष्क्रिय प्रावधान है कि जिसको कभी मतलब लागू हो ही नहीं पाया। क्या इसको इस प्रावधान के अंतर्गत आज तक किसी को सूचना मिली है? बताइए कि इस प्रावधान के तहत किसी को दी हो। इसमें हम दिल्ली हाई कोर्ट का एक केस के बारे में बताना चाहता हूं सर। जामिया मिलिया इस्लामिया वर्सेस शेख इकरामुद्दीन AIR 2012 दिल्ली 39, उसमें बोला गया है, ऑनरेबल कोर्ट ने बोला है, नो पब्लिक अथॉरिटी कैन क्लेम दैट एनी इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय इट इज पर्सनल। देयर इज नथिंग पर्सनल अबाउट एनी इंफॉर्मेशन और थिंग हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी इन रिलेशन टू इटसेल्फ। ये आप देख लीजिए। हाँ, ये हाई कोर्ट का निर्णय आप बोल रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप देखिए, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि गिरीश रामचंद्र देशपांडे है, RK जैन है, उसके बाद CS श्याम वर्सेस कैनरा बैंक वाला केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस है, इसके बाद जस्टिस KS पुत्तास्वामी का 9 जज का जो जजमेंट है, उसका KS पुत्तास्वामी का 5 जज का जो जजमेंट है, ये सभी जो है जिसमें अलग अलग चीजें डिफाइन की गई है, राइट टू प्राइवेसी, ये सब जजमेंट तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के है। आप जो बता रहे हो तो हाई कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट। और कौन से ईयर का बता रहे हैं आप? कौन से साल का है ये? कौन से साल का है ये जजमेंट? क्या बताया आपने? 212। तो 212 के बाद ये पिछले 10 साल में ये जजमेंट आ चुके जो मैंने आपको बताया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है। जी अब क्या करते हैं, कार्यक्रम में अपन आगे भी डिस्कस करेंगे तो चलता रहेगा। और एक बात मुझे जो समझ में आती है इस एक्ट के साथ, सभी एक्ट के साथ, कि भले ही सरकार आपको विभिन्न प्रकार से लॉलीपॉप दिखा रही है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन मेजोरिटी लोगों को इस प्राइवेसी से कोई लेना देना नहीं है, जिनको डे टू डे अपना रोटी कपड़ा मकान बेसिक एमेनिटीज और ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और ये ऊपर कुछ बैठे हुए लोग हैं जिनको प्राइवेसी बहुत मतलब इम्पैक्ट करती है, तो मे भी बहुत स्टार होंगे, फिल्मी स्टार होंगे, या बड़े बिजनेसमैन होंगे, या ऐसे लोग होंगे जिनके जिंदगी में बहुत प्रिविलेज और प्राइवेसी चीजें होती हैं, वहीं पर बैठ करके ये अपना बना रहे हैं, पर जनता को इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। और हमारी लोगों की कंसर्न सिर्फ एक है कि जो करप्शन हमारे देश में है, जिस स्तर का है, जहां हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, कोई कार्यवाही नहीं होती है, हर तरह से मध्य प्रदेश की बात करें तो व्यापम का घोटाला था, दफन हो गया, सब पता नहीं इतने सब कुछ क्या क्या नहीं हुआ उसमें, और सब दफन हो गया। जो सुनवाइयां चल रही हैं हाई कोर्ट में, तो वकील जिनके पास 40-40, 50-50 केस है, वो ये कहते हैं कि सरकार इसको दबा करके बैठी है, कोई हियरिंग ही नहीं होने दे रही है हाई कोर्ट में। ये स्थितियां हैं। अभी एक टेंडर घोटाला हुआ था, उसमें क्लीन चिट मिल गई। EOW ने मध्य प्रदेश के टेंडर घोटाला में वो जवाब ही प्रस्तुत नहीं कर पाई, वो तथ्य ही प्रस्तुत नहीं कर पाए जिससे ये सिद्ध हो पाए कि टेंडर घोटाला हुआ है। अब बताइए इस स्तर के भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें। और लोकल स्तर पर अब क्या कितना भ्रष्टाचार है वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पर उसी के लिए स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पता चला लोग पंचायत की जानकारी के लिए पता नहीं कितना पापड़ वेले हैं, और आज 5 साल 10 साल से जानकारी उनको नहीं मिल रही है। तो जहां जिस देश में RTI कानून की ये स्थिति है, जहां पर हमें छोटी से छोटी जानकारी के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, इतने हाई फाई कानून का कोई औचित्य नहीं है। 95% लोगों के लिए कोई भी इस कानून का औचित्य है ही नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, आपने कहा कि 100% हम भी शेयर कर लेते हैं, बहुत सारे डेटा शेयर कर लेते हैं। भाई क्या जानकारी लोगे, ले लो जो जानकारी चाहिए, जो करना है वो कर लो। तो इसलिए, और यहाँ तो ये है कि भाई जो करप्शन है, जो रोड बन रही है, जो पुल बन रही है, जो पानी में बह जाती है, हवा चलती है तो पुल जाती है। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, हमारा लोगों का कंसर्न ये है कि भाई ये जो करप्शन है, करप्शन की जानकारी नहीं पब्लिक होती है, उस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसको लेकर के है कि यदि एक और हैमरिंग आपको करना है RTI एक्ट में 81J को, और आपको मतलब जिस तरह से आप संशोधित कर रहे हो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर,
तो इससे हार्म है, इससे नुकसान है। और ये सबका कंसर्न सिर्फ एक है, इनकी डीपी से कोई मतलब विशेष नहीं है, क्योंकि बताया ना कि मेजोरिटी आप लोगों को ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि है क्या, और समझ में भी नहीं आएगा तो पता नहीं कितने। लेकिन जो चीजें थोड़ी बहुत समझ में आती हैं वो आरटीआई एक्ट है, जानने का कानून है, सूचना का कानून है, जानकारी हमें चाहिए। एक बात जनता जानती है, चाहती है कि भाई जानकारी हमें चाहिए, सरकार के अंदर क्या हो रहा है, उस पब्लिक मनी से कहाँ क्या काम हो रहा है, चाहे वो पर्सनल हो चाहे जैसा भी है, यदि वो पब्लिक मनी से हो रहा है तो वो जानकारी हमें मिलनी चाहिए, पोर्टल पर होनी चाहिए, हम सब कुछ देख लें कि हमारे टैक्स के पैसे से कहाँ क्या हो रहा है। और वो आज स्थिति ये है कि मोर देन 90% जानकारी आज भी हमें उपलब्ध नहीं है। और इस एक्ट के बहाने, एक और एक्ट के बहाने, ये जो इतनी बड़ी हैमरिंग हो रही है, ये हथौड़ा, ये जो घन चलाया जा रहा है जानने के अधिकार पर, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है, हमें लगता है ये है। और इस मेन पॉइंट पर हाँ उंगली उठा रहे हैं देवेंद्र जी, आप अपनी अंतिम बात रख करके फिर कार्यक्रम को खत्म करते हैं, आगे फिर मिलेंगे। हाँ जी। डीपीडीपी बिल के जरिए से पूरे के पूरे आरटीआई एक्ट को खत्म कर दिया जा रहा है, ये एकदम निश्चिंत और एकदम क्लियर कट बात है। और इसमें कोई भी आप इस बात को कोई भी अगर साथी ये समझ के चल रहा है कि आरटीआई एक्ट में कुछ बचने वाला है, तो उसको आप बिल्कुल जीरो समझ लीजिए। कुछ इस एक्ट में नहीं बचने वाला है। आरटीआई एक्ट में ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में नहीं आता। सिर्फ सरकार, जैसे कि मैंने बोला कि सरकार सिर्फ आपके डेटा को देना चाहती है, बाकी किसी डेटा को नहीं देना चाहती है। और वो किस कानून के तहत देगी? डीपीडीसी बिल के अंदर में आपको एप्लीकेशन करने का राइट्स दिया हुआ है सेक्शन 3 में। चैप्टर 2 जो है आपको राइट्स देता है अपने डेटा को लेने का, अपने डेटा को सुधारने का, अपने डेटा को अमेंड करवाने का। ये राइट्स बस आपके पास रहेगा, और वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर नहीं रहेगा। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को शून्य कर दिया जा रहा है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो 81J का क्लॉज है, 81J के अंदर में जो 81 के अंदर में जो परंतुक का क्लॉज था, उस परंतुक के क्लॉज में ये क्लियर कट बोला हुआ था कि जो सांसद और विधानसभा या राज्य मंडल को जो जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है वो जनता को मिल सकता था। अब मतलब ये होगा कि विधायक सांसद तो हमारी जानकारी देख सकते हैं, हमारी जानकारी का उपयोग कर सकते हैं, अधिकारी तो हमारी जानकारी का उपयोग कर सकता है, वो हमारी जानकारी को रख सकता है, लेकिन आप नहीं देख सकते, आप नहीं रख सकते। इसके पीछे जो लॉजिक है, जो बहुत बड़ा जो ब्रेन मैपिंग हो रही है, जो क्लियरिटीज है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो यही चाहती है कि जो भी चीजें वो एक शासक, एक हिटलर शाही, तानाशाही के रूप में चलती रहे, और वो किसी भी तरीके से कोई कंट्रोल नहीं चाहती अपने सिस्टम के अंदर में कि कोई उसके अंदर में सवाल करके पूछ सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसके करने के पीछे का रीजन क्या है, आप हमें बताएं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य की ये हत्या है, और सिर्फ इसे हत्या के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। ये आरटीआई एक्ट की हत्या नहीं है, ये हमारे संविधान की हत्या है। ये हमारे जो भी लोग आज इस एक्ट के फेवर में हैं, वो खुद कल को ये इस चीज को पछताने वाले हैं। रोएंगे सब बैठ करके, सब बैठ करके जब उनकी हत्या होगी, हम देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर। हाँ, अगला आपको जेल में डाल दिया जाएगा, तो आपके परिजनों को ये नहीं पता चल सकेगा कि आपको जेल में क्यों डाला गया है। आपको कोई गोली मार देगा तो कल को ये नहीं पता चल पाएगा कि आपको गोली क्यों मारा गया। आप कुछ नहीं पूछ सकते कि ये बिरला, अंबानी, अडानी क्या करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं, किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से पैसे लुटा रहे हैं। तो 2019 के पहले आरटीआई एक्ट में 2019 के पहले अमेंडमेंट नहीं हो पाए, डीपीडीपी वगैरह भी नहीं आ पाया पहले भी। उसका कारण ये सारी चीजें फालतू है, ये सारी एक ही लाइन की बात है, ये तानाशाही की बात है, ये शासन को अपने तरीके से चलाने की बात है। हाँ बिल्कुल। तो बात ये थी कि जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, जब बहुत सारी मल्टी पार्टी गवर्नमेंट थी, तो वहां पर लोगों के अलग अलग ओपिनियन रहते थे, छोटे छोटे पार्टी रहती थी, वो उसका विरोध करती थी, क्योंकि आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से जब बातें उनके पास पहुंचती थी तो वो उसका विरोध करते थे। और एक जब कंबाइंड गवर्नमेंट रहती है बहुत सारी पार्टियों की, तो उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, तो वहां पे आप बेहतर लोकतंत्र देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को अपने विचार रखने का एक प्लेटफॉर्म होता है, एक मौका होता है। और यहाँ पर ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में निरंतर ये हो रहा है कि जब से इनको 2/3 से ज्यादा बहुमत और इस तरह से अकूत बहुमत एक तरह से मिल गया है, तो ये अपने पावर का बहुत ही अच्छा भी उपयोग कर रहे हैं और बहुत गलत ढंग से भी उपयोग कर रहे हैं। और जो इन्होंने आरटीआई एक्ट के साथ इन्होंने किया है, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं, किया है, और जो करने वाले हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। और कल जब यही पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी और इनके ही लोग बाहर रहेंगे, और होगा, क्योंकि यदि कांग्रेस की पार्टी स्वतंत्रता प्राप्त से लेकर एक निश्चित समय तक एक छत्र राज्य कर सकती है, और उसे दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह जनता निकाल करके फेंक सकती है, तो कल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी होगा। और इनको ये पता होना चाहिए, और इनकी भी वही दुर्गति, वही दुर्दशा होगी आज जो दूसरी पार्टियों की हो रही है, जो अपने आप को कभी यहाँ के राजा महाराजा टाइप का समझते थे। तो इसलिए हमारा यही मानना है, यही मांग है कि कोई भी पार्टी अपनी शक्ति का अतिक्रमण ना करे,
और वो अपनी ताकत जो भी उसके पास है, जो उसकी पावर है, जो उसकी मेजोरिटी है, उसके मर्यादा में रह के ही काम करे और कुछ ऐसे कानूनों को खत्म ना करे, ऐसे कानूनों में अमेंडमेंट ना करे जो जनता के हित में है, जो व्यापक जनता के हित में है। इन्हीं शब्दों के साथ इसको अब कार्यक्रम को खत्म करेंगे और आगे इस पूरे